नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो गया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई योगी की नई टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। नए चेहरों में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शामिल हैं, जबकि पिछली सरकार में रहे करीब 2 दर्जन मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। एक रिपोर्ट देखें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ लेकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। पीएम मोदी समेत 50,000 से अधिक मेहमानों की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ के साथ ही योगी के नाम यूपी के कई खास रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 साल में सत्ता में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। योगी से पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी ने 1985 में ये कारनामा किया था। वे अविभाजित यूपी के सीएम थे और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एनडी तिवारी के कार्यकाल के बाद कोई और सीएम सत्ता में वापसी में कामयाब नहीं हुआ था। एनडी तिवारी से पहले 3 अन्य मुख्यमंत्री भी सत्ता में वापसी कर चुके थे। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पहले योगी यूपी में बीजेपी के पहले सीएम हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से मिली हार के बावजूद डिप्टी सीएम के रूप में बरकरार रखा गया। हालांकि एक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को हटाकर उनकी जगह एक ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ब्रजेश पाठक 2016 में बीजेपी में आने से पहले मायावती के बेहद खास थे। मार्च 2017 में 17वीं विधानसभा में वो पहली बार विधायक बने और योगी सरकार में कानून मंत्री रहे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जिस तरह से विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कवायद की, ऐसे में विपक्ष के नैरेटिव को डिप्टी सीएम रहते हुए दिनेश शर्मा बहुत जोरदार तरीके से तोड़ नहीं सके और न ही खुद ब्राह्मण नेता के तौर पर अपना प्रभाव जमा सके। ऐसे में बीजेपी को सूबे में ब्राह्मण समाज के दमदार छवि वाले नेता की तलाश थी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ब्रजेश पाठक में ब्राह्मण नेता वाली छवि दिखी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं उत्तराखंड में राज्यपाल रही और आगरा ग्रामीण सीट से विजयी बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बेबी रानी मौर्य बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की तरह जाटव समुदाय से आती हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने जाटव वोटर्स को साधने के लिए बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा चुनाव लड़वाया। यूपी के पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर पड़ती गई, उससे पार्टी के समर्थक अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं। माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंधमारी की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कॉरिडोर से बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राजनीतिक पिच मजबूत करना चाह रही है। खासतौर से बीजेपी दलित वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मिले दलित वोटों को बड़ा आधार बनाना चाह रही है। बेबी रानी मौर्य के अलावा स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, अपना दल के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जबकि नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र दयालु को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। 20 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में 2 जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ ही पुराने कैबिनेट में हो रहे विधायकों का सम्मान भी बरकरार रखा गया। हालांकि नए मंत्रिमंडल में करीब 2 दर्जन पुराने मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाई। वहीं मुस्लिम समुदाय से मोहसिन रजा की जगह अब दानिश आजाद अंसारी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई मंत्रियों का पत्ता कट गया और कई नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। क्या कुछ आधार रहा, किस आधार पर जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किया गया है, किन किन नए चेहरों को शामिल किया गया है और क्या कुछ उम्मीदें अब सरकार से है, क्या कुछ सरकार की प्राथमिकता रहेगी, इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, जानना चाहेंगे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक बार फिर से सरकार का गठन हुआ, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, वाकई इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था भारतीय जनता पार्टी को। कितना ऐतिहासिक ये दिन रहा और कितना भव्य इसका आयोजन किया गया था। जी बिल्कुल, हाँ देखिए नेहा, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, किसको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, आज सब पर विराम लग गया है। अब सबके नाम सामने आ गए हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिनके नाम को कहा जा रहा था कि बनाए जा सकते हैं, लेकिन संशय बरकरार था। कुछ लोग कह रहे थे कि दिनेश शर्मा को रिटेन किया जाएगा। हालांकि ब्रिजेश पाठक भारी पड़े हैं और ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में बतौर ओबीसी नेता, उसको तवज्जो मिली है। इसके अलावा जो उनका संघ से रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा उन्होंने काफी काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका इनको इनाम मिला है। चुनाव हारने के बावजूद वो डिप्टी सीएम उनको रिटेन किया गया है। इसके साथ ही साथ 16 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 20 राज्य मंत्री हैं, जबकि 16 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। दयाशंकर सिंह का नाम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नाम सामने आया है। स्वाति सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ करती थी, उस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया। सबसे खास जो इसमें एक नेहा देखने वाली चीज है कि कई मंत्रियों के, कद्दावर मंत्रियों के टिकट का नाम काट दिया गया, जिसको लेकर मतलब काफी चर्चा का विषय रहा। चाहे वो आशुतोष टंडन रहे हो, चाहे वो मोहसिन रजा रहे हो, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम, सतीश महाना, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अच्छा काम करें, मतलब कई ऐसे नाम थे जो इस बार जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। काफी चौंकाने वाला फैसला रहा है। हालांकि कई ऐसे नाम भी रहे हैं कि जिनको लेकर यह था कि जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, कई नामों को शामिल किया गया। खासतौर पर आप देखिए दानिश आजाद अंसारी, 32 साल की उम्र है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और उनको शामिल किया है। काफी चौंकाने वाला नाम है। किसी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बारे में हल्का सा भी जानकारी रही होगी कि दानिश आजाद अंसारी को कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, राज्य मंत्री बनाया गया है। अब ये माना जा रहा है कि मोहसिन रजा की जगह वही कामकाज संभालेंगे। नेहा बिल्कुल आनंद, क्योंकि मोदी ने ये कहा था कि 15 साल के फ्यूचर प्लान करते हुए इस कैबिनेट का गठन होना चाहिए। इसके अंदर हम देख रहे हैं आनंद, जो तस्वीरें निकल के सामने आई, 8 SC, 5 जाट, 8 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 1 कायस्थ और 8 दलित, यानी कि पूरी तरह से समीकरण साधने की कोशिश, हर वर्ग को साधने की कोशिश इस कैबिनेट के जरिए देखी जा रही है। क्या आधार रहा उन 2 दर्जन नेताओं का जिनके पद कटे हैं, या ये कहा जिनको पद से हटाया गया है? क्या आधार रहा? क्या इनका रिपोर्ट कार्ड रहा, या फिर 2024 का रास्ता ये महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां तक उस रास्ते को आसान कैसे बनाया जाए?
जी बिल्कुल नहीं। मैं हम लोग हमेशा से बात कर रहे थे कि किस आधार पर मंत्रिमंडल का स्वरूप तय किया जाएगा, और इसमें अगर आप मंत्रिमंडल को देखेंगे तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्षेत्रीय आधार बनाया गया है, जातीय आधार बनाया गया है और सारे समीकरणों को साधा गया है। पश्चिम यूपी जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से अधिक अच्छा रहा था, कहा जा रहा था किसान आंदोलन हो, चाहे जाट नाराज है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से जन समर्थन को भरपूर मिला है। वहीं जहां कहा जा रहा था कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में ही हुआ है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, रोहेलखंड हो, अवध का क्षेत्र हो या पश्चिम यूपी का क्षेत्र हो, सबको उन्होंने साधने की कोशिश की है। हर जगह से उन्होंने मंत्रियों को मंत्री बनाए गए हैं, चाहे उनको कैबिनेट बनाया गया, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, लेकिन सबको साधने की कोशिश की गई, सबको कहीं ना कहीं जगह दी गई है। क्षेत्रीय स्थिति भी देखी गई है, जातिगत स्थितियों को भी ध्यान रखा गया है, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2024 में अब किसी तरह से भी विपक्ष को मौका न दिया जाए। अगर आपको ध्यान हो, अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा सदस्यता बरकरार रखी है, करहल से वो बरकरार उन्होंने विधायकी बरकरार की, सांसदी छोड़ी है। स्पष्ट तौर पर संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को वो चैन से नहीं बैठने देंगे और दिल्ली का मोह छोड़कर अखिलेश यादव अब यूपी की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल ऐसा हो, उसका जो गठन है वो इस तरह से हो कि वो मुकाबला स्वीकार कर सके, उनको उसी रूप में जवाब दे सके। ऐसे में इस मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया, मेरा मानना है दानिश कि आजाद बहुत ही अंसारी सोच विचार को के किसी बाद ने ये शीर्ष सोचा नहीं नेतृत्व होगा प्रदेश कि का जो राज्य बीजेपी मंत्री का- बना दिया जी। जाएगा, लेकिन उनको एक तोहफा दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन बात यहाँ पे दिनेश शर्मा की भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने क्या ये सोचा था, क्योंकि अटकलें तो देखिए लगाई जा रही थी कि हो सकता है दिनेश शर्मा की जगह एक ब्राह्मण चेहरा दूसरा शामिल किया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी जिस वजह से कही जा रही थी कि योगी सरकार ब्राह्मणों के अगेंस्ट है, हालांकि ब्राह्मणों ने फिर वोट दिया, तो क्या बहुत बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे दिनेश शर्मा, ये वजह रही कि ब्रजेश ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, या फिर वजह कुछ और बताई जा रही है इसके पीछे? आनंद, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं नेहा, देखिए क्या है कि दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनने से पहले लखनऊ के मेयर हुआ करते थे, लखनऊ के मेयर थे, और डिप्टी सीएम उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसको स्थापित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए दिनेश शर्मा की पहचान की गई। ये माना गया कि दिनेश शर्मा के चेहरे के तौर पर ये ब्राह्मणों को हम संतुष्ट कर सकेंगे कि ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिला है, और डिप्टी सीएम बनाया गया था। दिनेश शर्मा ने कभी कोई विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, कोई जीते नहीं, संगठन से आए आदमी थे, संगठन में ही उनको वापस भेज दिया गया। तो ऐसे में इस पर कोई ज्यादा कयास की बात नहीं। हाँ, ये हुआ है कि उनके चूंकि ब्राह्मण चेहरा थे तो उनका जो रिप्लेसमेंट किया गया वो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर विजय पाठक से किया गया है। विजय पाठक कद्दावर नेता हैं, इसके पहले वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका जो कामकाज था, उनकी जो अपनी जनता में पैठ है, उनका जो ब्राह्मण समाज में पैठ है, वो वाकई ये माना जाता है कि उनकी अच्छी खासी पैठ है, और उसको देखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया है। बिल्कुल, और हाल ही में उनकी सीट भी बदल दी गई थी, उसके बावजूद भी उनका जो प्रदर्शन रहा वो शानदार रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आनंद। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोकपर्सन है कांग्रेस यूपी के, और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खेरा साहब आपसे है। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको शुभकामनाएं। आपकी एक बार फिर से सरकार बन गई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से शपथ ले ली। और सर, सवाल इस बात को लेकर कि आज जिस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, विपक्ष को भी इनवाइट किया गया, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भले ही शपथ किसी और की हो रही हो, शपथ दूसरी पार्टी की हो रही हो, या सीएम योगी आदित्यनाथ इस पे शपथ ले रहे हो, लेकिन जिस स्टेडियम में ले रहे हैं वो स्टेडियम हमारा बनाया हुआ है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं, एपीएन टीवी का भी धन्यवाद कर दूं। पूरे टाइम निष्पक्ष रहे आप, इसी का लाभ हमको हमारे जीतने में इसमें बड़ा आपका हाथ है, क्योंकि आपने निष्पक्षता से सब कुछ दिखाया है, इसलिए आपका धन्यवाद कर दूं मैं। दूसरी बात, रहा अखिलेश जी का सवाल, मतलब हंसी आती ना वैसी ऐसी बातों के ऊपर। अब कोई ये कहे कि सैफई गांव किसी और ने बताया था, आप उसमें रह क्यों रहे हैं? किसने बताया होगा? कोई कहे कि आप विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों बैठे, वो तो किसी और ने भवन बनाया था। तो कोई बात होती है, ये बचकानी हरकतें, जैसे बच्चे नहीं करते उस तरह की हरकतें, खिलौना खेलने वालों जैसी, जिस तरह इनने पहले भी हरकत की थी, कभी वैक्सीन पर हरकत कर रहे हैं। अब नहीं गए आप, मुख्यमंत्री आपको खुद स्वयं बुला रहे हैं, आप नहीं गए तो मत जाइए। आपने अपना ही चेहरा खराब किया है कि मुख्यमंत्री का तो नहीं खराब कर लिया आपने, क्यों नहीं जाना? आपको जाना चाहिए था। क्या है इसमें? हार स्वीकार कीजिएगा, जनता है, आप जाते हो वहाँ इज्जत के साथ, कुछ नहीं क्या बुलाए। खैर,
वो उनका अपना आउटलुक है। लेकिन एक बात निश्चित है, आगे जो आप पूछने वाले हैं कि अखिलेश जी को जब उन्होंने ये शीत कलन अपनी रोक ही ली थी, तब इनको जब विधानसभा में रहना ही था, तब आज उन्हें अवश्य जाना चाहिए था। ये एक बड़ी साधारण सी बात है। उन्होंने जबरदस्ती जिसको कॉम्प्लिकेटेड किया, एक बार वो अपने चेहरे को उन्होंने दिखा दिया उनका क्या चेहरा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा, अभी जो कैबिनेट बनी है इसमें सबसे, अभी आप चर्चा में अंसारी की बात कर रहे थे, तो ये सांप्रदायिक का दाग जो लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर एक तमाचा है कि जो हमारे साथ है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, अगर हमारी पार्टी में है तो उसको पूरा ऊपर तक जाने का अवसर प्राप्त होगा। यंग है वो, उनको राष्ट्रवादी पार्टी में विश्वास है, उन्होंने विश्वास जताया तो उन्हें उसका इनाम मिला, हमने फट से दिया। अगर और लोग भी आएंगे तो उनको भी मिलेगा। तो बार बार जो कहते थे ये उस पर समाचार एक मार दिया है अच्छी तरह। ठीक है, पिंटू यादव जी, खैरा साहब को आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बुलाया था शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को। खैर आप तो इसी पे बता दीजिए कि अखिलेश यादव नहीं गए, कम से कम यही देखने चले जाते जो उन्होंने स्टेडियम बनाया वो कैसा दिख रहा है फिलहाल। देखिए नेहा जी, सर्वप्रथम नई सरकार गठन की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के विश्वास पर खड़े उतरे, बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें, जो प्रदेश में फैली अव्यवस्था है उसको दूर करने का प्रयास करें। और रही बात बुलाने न बुलाने वाली, तो बुलाए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी। इकाना स्टेडियम जिन्होंने निर्माण किया, जिनके कार्यकाल में निर्माण हुआ, सफल निर्माण हुआ, उसमें देखने वाली कोई बात नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी करा चुके थे, तो ये नई बात नहीं थी देखना। हाँ, ये जरूर। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ये भी कोई नई बात नहीं थी कि वो ये कह रहे हैं कि कान्हा स्टेडियम हमने बनाया। इससे पहले भी चुनाव के दौरान वो कहते ही रही कि ये सड़क हमने बनवा दी, ये विश्वविद्यालय हमने बनवा दिया, वो अस्पताल हमने बनवा दिया। जनता का मोटिव जो है वो बदल चुका है। जनता 5 किलो राशन पे खुश है, जनता जो है जय श्री राम पे खुश है, जनता उस पे खुश है। तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग मुद्दे नहीं छोड़ सकते। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। एक चुनाव, 2 चुनाव, चाहे 4 चुनाव हम लोग हार जाए, लेकिन महंगाई और जो जनहित के मुद्दे हैं उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। संविधान की बात करते रहेंगे, जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे और आगे हम और तगड़े से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेके सदन तक हम लोग लड़ने की का प्रयास करेंगे और जनता ने जो हमें 36% मत दे करके अपना आशीर्वाद दिया है, उसके मताधिकार का जो उन्होंने हमारे पक्ष में प्रयोग किया है उस पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सरकार को याद दिलाते रहेंगे समय समय पर कि आपकी जो पूरी तरह जिम्मेदारी है उस पर भागने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब की बार सदन में विपक्ष के तौर पर आवाज, जनता की आवाज बन के उभरेंगे। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र भी खैरा साहब कर रहे थे, कह रहे हैं आप लोग बार बार ये कहते रहते हैं हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और कैबिनेट की बैठक आज होगी भी, लेकिन आज जो गठन हुआ है मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का, उसमें ये साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि दानिश आजाद अंसारी को शामिल करते हुए हमने ये बता दिया कि देखिए हम इसमें भेदभाव नहीं करते, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में बताएं। नेहा जी, आप भी बहुत अच्छे से जान रही हैं कि एक नाम शामिल करने के लिए मजबूरी है वक्फ बोर्ड में जाके मंत्री बनाना है, लेकिन इससे ये साफ पता लगता है कि आप किसका विकास और किसका साथ चाहते हैं। पहले तो मैं आज के मंत्रिमंडल के लिए बोलना चाहूंगा कि इस मंत्रिमंडल का जिस तरह से गठन हुआ है उसमें सभी राजनीतिक चिंताओं को और बढ़ा दिया गया है। आप बताइए, बनारस क्षेत्रीय संतुलन की आप बात करें तो बनारस चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और 24 में वहां चुनाव होना है, तो वहां से 4 मंत्री आ रहे हैं, 75 जिले हैं, 60 मंत्री हो सकते हैं विधिक तरीके से, लेकिन एक ही जिले से, एक ही संसदीय क्षेत्र से
4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, बाकी कुछ जिलों को और कुछ क्षेत्र को पूरा साफ छोड़ दिया गया। दूसरी बात, जैसे उत्तराखंड में जाके धामी जी हारे हुए विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वैसे ही हारे हुए सिराथू से विधायक केशव मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी जनादेश के अपमान करने का ये संदेश क्यों देना चाहती है? क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको अपार जन समर्थन मिला हुआ है? सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम आए हैं और जिस तरह की स्थिति थी जमीन पे, वहां कहीं ना कहीं बहुत ही विसंगति दिखाई देती है। लेकिन ठीक है, एक बार फिर से पाठक जी का रुख करूं, उससे पहले एक बार फिर से मैं खैरा साहब का रुख कर लेती हूँ। खैरा साहब, आपने सुना त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तो जनादेश के अपमान की बात हुई। अगर केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार गए, अगर धामी जी खटीमा से हार गए, आप कहते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार है। सर, जिसमें उप मुख्यमंत्री जनता ने नहीं चुना, मुख्यमंत्री जनता ने नहीं चुना, तो ये जनता की चुनी हुई सरकार कैसे हो गई? एक बात स्पष्ट है कि नहीं, देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलती है। संविधान में इस बात की व्यवस्था दी गई थी कि 6 माह के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाता है तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और इसके अपवाद, सबसे बड़ा अपवाद कांग्रेस के गृह मंत्री शिवराज पाटिल हैं, जो तुरंत हारे थे और 72 घंटे के अंदर गृह मंत्री बन गए थे भारत में। 1 साल पहले मनमोहन सिंह जी हारे थे दिल्ली से, लोकसभा राज्यसभा के लाके राजस्थान से बना दिए गए थे। एक नहीं 50 ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि गैर संवैधानिक नहीं है ये, उन्हें जनता से चुन के आना होगा। लेकिन वो चूंकि चुने हुए पहले ही है एमएलसी में, तो उन ऊपर तो बिल्कुल भी अपवाद लागू मतलब होता ही नहीं उनके ऊपर तो, क्योंकि वो तो है सदन के सदस्य और सदन का सदस्य बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, बन तो सब सकते हैं, बन तो सब सकते हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार से कैसे कह दे। ऐसे तो आपने दिनेश शर्मा को भी बना रखा था उप मुख्यमंत्री, उसमें हम सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल इस बात पे उठा रहे, या हम क्या त्रिपाठी जी सवाल उठा रहे? हाँ, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि फिर कैसे आप कहेंगे कि जनता की चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हार गए, उप मुख्यमंत्री हार गए, फिर भी आप ये बात कहते रहते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार है। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था, मैं आती हूँ सर। गैर संवैधानिक है तो बात कीजिए। जी खैरा साहब, मैं आपकी बात का यही जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो कांग्रेस अपने पापों की सजा आज भुगत रही है। आप तो नया चांद चेहरा चरित्र लेकर आए थे ना, आप तो यही कांग्रेस की बुराई करके आए थे और आज आप फिर वही पाप करने लगे, तो आप भी स्वीकार करिए कि जनता आपको भी इसकी सजा देने जा रही है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि जो क्षेत्रीय संतुलन है इस पूरे मंत्रिमंडल में, आप नेहा जी देखेंगी कि बनारस जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां से 4 मंत्री बना दिए जाएंगे, नहीं तो 24 में प्रधानमंत्री जी का जीतना कठिन है। और दूसरी चीज, इस पूरे मंत्रिमंडल को देखते हुए आपको पता लगेगा कि अंतर विरोध दिल्ली और लखनऊ में साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल में अपनी ताकत, इन सवालों का जवाब लेंठक जी सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ, उसके बाद पिंटू जी का रुख करेंगे। पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि मजबूरी बन गया था, इस वजह से दानिश आजाद अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। क्या वाकई सरकार की गले की हड्डी था? क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि सबका साथ सबका विकास महज एक नारा है, यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं होता, एक वर्ग का विकास होता है। देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी को बधाई देने का काम है और उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने बीजेपी को दोबारा चुन के सरकार बनाने का मौका दिया। विपक्षी पार्टियों के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकार का गठन हो जाए, मंत्री काम करना शुरू कर दे, उसके बाद आए। अब त्रिपाठी जी के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। ये अगर दानिश आजाद अंसारी को आज शामिल किया गया तो 2017 से 22 वाले में मोहसिन रजा भी थे, तो कोई नई बात तो नहीं हुई है। उस मंत्रिमंडल में भी मोहसिन रजा थे, तो इस बार दानिश आजाद अंसारी को मौका मिला। अब देख लीजिए, दानिश आजाद अंसारी का प्रोफाइल देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से वो अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे मुस्लिम चेहरे बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत आगे ले जाती है। यह कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस जो दरबारी होते हैं केवल उसी को आगे बढ़ाया जाता है। बीजेपी यहाँ पे हर लोगों का ध्यान रखती है, अगर वो उससे कार्य से खुश है तो उसको इनाम भी देती है। तो पिछली बार मोहसिन रजा जी थे, तो इस बार दानिश आजाद अंसारी हैं।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आज ये त्रिपाठी जी, आज ये कतई मुद्दा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को क्यों उप मंत्री बना दिया गया। अरे आज कम से कम तो ठीक है सर, ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। ठीक है पिंटू यादव जी, अब सवाल ये भी है क्योंकि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय संतुलन जो है वो उस कैबिनेट की जो बैठक, ये जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें नहीं रहा क्षेत्रीय संतुलन, और एक जगह से 4-4 मंत्री बना दिए गए, एक जिले से कई जिले को खाली रखा गया, वहां पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। अब क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं, और क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन नहीं बनाया गया? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी आदरणीय त्रिपाठी जी के जो है उससे सहमत है। क्षेत्रीय संतुलन की बात छोड़िए, जो जहां हार रहे थे, जहां इनको हार का ज्यादा डर है, वहां ये लोग ज्यादा काम कर हो सकता है करें, मंत्री के पद दिखा के, जो बुलडोजर का डर दिखा के जनता को प्रभावित करके इस तरह के कार्य जो है ये आने वाले करेंगे, क्योंकि जो दिख गया है एमएलसी के चुनाव में जिस तरह के कृत्य ये लोग कर रहे हैं, वो ये जाहिर सी बात है कि जनता ने जो जनमत इनको दिया है, आधा जनमत, उसका भी अपमान करने का ये लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। बदलापुर हालात में तो वहाँ के दलितों को पुलिस ने उठा करके महिलाओं को पीटा है, और ऐसे बर्बर तरीके से पीटा है कि क्या ही कहने, जो है दर्जनों महिलाओं को पीटा है, और बता नहीं सकते, लोग दिखा सकते हैं ऐसी में है वहाँ की महिलाएं। तो ये पूरी तरह जो इनका योगी सरकार 2.0 का राम राज्य शुरू हो चुका है, जो इनका कथित राम राज्य है, वो जो है वो जनता देखने के 5 साल देखने के लिए तैयार रहे। फिलहाल हम लोग सड़क पे जनता के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है विजय खेरा जी, क्या वाकई, क्योंकि इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने किसी जिले को तो बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी और कहीं पे बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या ये 2024 को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है क्या? 2024 ध्यान में तो हर समय रहेगा, 24 घंटे रहेगा, इसमें क्या बात? इस पे बोलने लायक इन लोगों के लिए त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वाराणसी से 4 मंत्री बना दिए गए, बाकी जिलों में काम नहीं करते हैं क्या विधायक? अभी लोकसभा चुनाव अभी आना है, यही लोग कह रहे थे। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव लोकसभा का रास्ता तय करेंगे, अगली सरकार केंद्र की क्या होगी यूपी तय करेंगे। तय कर दिया ना, अब नहीं कहेंगे आपके तय कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। पहले ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि शायद आपके सीट से ज्यादा आ जाए तो कहने को मिल जाएगा। अब बोलो कि लोकसभा हमें मिलने वाली है, ये नहीं बोलेंगे। अभी ये बोल रहे थे पहले, हमसे पहले जो कह रहे थे कानून व्यवस्था खराब है। अरे हम जीते कानून व्यवस्था पे हैं, महंगाई तुम्हारी फेल हो गई है, मंदिर की बात कहीं आई नहीं, धर्म की बात कहीं आई नहीं, तो हम जीते ही कानून व्यवस्था पर हैं और विकास पर हैं। और काहे पर जीते हम, किस चीज पर जीते हम? कोई मंदिर का तो हमारा हुआ नहीं, कोई इश्यू हमने तो किया नहीं। आपने कहीं उठाया हो तो नहीं पता, हमने तो हिंदू मुस्लिम किया नहीं। आपने कोशिश जरूर की थी, जिन्ना कहेंगे सब कुछ आपने बता दिया और आप कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं किया। हुआ नहीं, फिर भी 2/3 मेजॉरिटी कुछ कह रहे, सुन लेते। आप कह रहे हमने हिंदू मुस्लिम किया नहीं, हमने तो मंदिर का मुद्दा छेड़ा ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया और आपने सब कुछ बता दिया। विकास कानून व्यवस्था बात जी, बुलडोजर, उनका बुलडोजर जानते हैं आप नेहा जी, ऐसा विकास हमें बुलडोजर चाहिए। नहीं चला तो यादव जी के इकाना स्टेडियम में इनको शपथ लेनी, जहाँ नहीं चल पाया वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ और सिर्फ शौचालय है। आपको पता है, आपको पता है शौचालय भी जरूरी था सर, शौचालय भी बनना जरूरी था। पिंटू यादव जी, शौचालय भी बनना जरूरी था। अगर देश में लोगों के घरों में शौचालय नहीं है तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इस बात को ही मानिए। कंडे रखे जा रहे हैं उस तरह के शौचालय। आपने अगर आप गांव से आते हैं तो 1 मिनट आपने कभी देखा कि 5 बजे 9,000 रुपए में एक कुंडली मिल रही है, देखा कभी आपने कर रही है। आज भी 83 पैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ाए गए हैं।
महंगाई पूरी तरह से महंगाई से त्रस्त है जनता, करा रही है महंगाई से उस पर त्रस्त है कोई बात जनता। नहीं करेंगे। सर, लोगों ने तो आपको वोट दिया, सत्ता पर बिठा दिया, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आपने महंगाई दे दी, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। देखिए मैडम, महंगाई से जनता त्रस्त है ये इनका कहना है, लेकिन जनता को उससे पहले जो बात चल रही थी, उनको शौचालय चाहिए थे, उस महंगाई से पहले उनको घर के लिए पक्की छत चाहिए थी। जो आपने देखा, मैं बता रहा हूँ, हमने तो देखा, ललितपुर में गांव का रहने वाला हूँ, जेब से निकाल के दूसरे जेब में रख देंगे क्या? सवेरे 5 बजे महिलाओं को लोटा लेके बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था। हमने वो बंद कर दिया ना। आपको तो शर्म आई नहीं कभी? इतने शासन चलाया, जाए महिला तो जाए बेचारी, उठ के सवेरे 4 बजे कोई रास्ते से निकले तो एकदम खड़ी हो जाए। ठीक है, आपने बनवाया, अच्छी बात है, जनता ने आपको चुना, ये भी अच्छी बात है, मुझसे मना नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि आपने काम किया, आप काम कर रहे हैं, तो मतलब जनता की एक जेब से निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, ऐसा ही काम कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम एक जेब से निकालेंगे और गरीबों की जेब में दे देंगे, अपनी जेब में नहीं डालेंगे, जो पहले सरकारें कर रही थी वो नहीं करेंगे। क्यों आप लोग कहते रहते हैं पूंजीपतियों की सरकार है, व्यवसायियों, बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार है, ये कह रहे हैं हम तो उनसे उनकी जेब से निकालते हैं, गरीबों की जेब में डालते हैं। मैं आपको छोटा सा नेहा जी 1 मिनट पिंटू जी इनके सामने 1 मिनट का समय नेहा जी दीजिएगा। आज का जो पूरा इकाना का इवेंट था उस पर जरा एक नजर डालिए। आज जब उत्तर प्रदेश के अखबारों को आप देखेंगे तो उनके पहले पन्ने शपथ ग्रहण के विज्ञापन से भरे हुए थे। उसके बाद पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में, हर क्षेत्र पंचायत में, हर जिला पंचायत में, हर नगर पंचायत में, हर तहसील मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर 6-6 हजार रुपए सरकारी धन का आवंटन हुआ कि वहां LED लगाकर आप शपथ ग्रहण का प्रसारण करेंगे। दरअसल महंगाई बढ़ने के कारण ये है कि जो सरकारी पैसे को, जो टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए तो 2 मिनट भी दिमाग से 24 नहीं हटता। मैंने आपकी बात ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं सर, इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार करता रहा इन चुनावों के दौरान भी। खैरा साहब, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले पाठक जी, क्या वाकई इवेंट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या वाकई इवेंट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करती है कि भारतीय जनता पार्टी? बड़ी बड़ी LED लगा दी गई, हर गांव हर जिले तक लोग शपथ ग्रहण समारोह को देख सके, उसमें भी पैसा झोंका गया, जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे। देखिए नेहा जी, मैंने पहले ही कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनमें इतना दमखम था, अगर बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है, जनता का कोई विकास नहीं किया, तो चुनाव था, उनको जीतना चाहिए था ना। क्यों चुनाव हार गए? कांग्रेस क्यों 2% क्या पाठक जी क्या बात कर रहे हैं? क्यों 2% वोट शेयर पे आ गए, ये बताइए। टैक्सपेयर, हम लोग टैक्सपेयर की मनी जब सफाई में डांस कोई मुद्दा नहीं है, तो वो टैक्सपेयर की मनी हम कह रहे हैं ये गोरखपुर में गोरख महोत्सव कराते थे, क्या बात कर रहे हैं उसकी? आप उससे बात करेंगे, कितने इवेंट मैनेजमेंट इन्होंने पैसा बर्बाद किया, जो उद्योग समिति इन्होंने कराया जिसपे पैसा बर्बाद किया, उन पे क्या जवाब देंगे आप? बीजेपी को पिंटू जी, क्यों सवाल उठा रहे हैं? एक सेकंड, टैक्सपेयर जो पैसा पे करते हैं उससे सफाई में महोत्सव कराते हैं आप लोग, तब खराब बर्बादी नहीं होती है क्या? सफाई महोत्सव में बर्बादी नहीं होती है क्या पिंटू यादव जी? ये तो मुलायम सिंह जी सुन लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, सुन लेते हैं, अब पिंटू जी को बोलने दीजिए। ठीक है पिंटू जी। देखिए, वो सरकारी इवेंट मैनेजमेंट नहीं रहता था, वो सिर्फ एक फंडिंग रहती थी, जो वहाँ के NGO थे उनके, और जो वहाँ के कार्यक्रम रहते थे, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं रहता। तो अब क्यों नहीं हो रहा सर? इस सफाई महोत्सव अब क्यों नहीं हो रहा? सरकार आने पर ही क्यों होते हैं सर? NGO हर बार होते हैं, कहाँ होते हैं सर? हर साल होते हैं, हर साल होते हैं। बस यही है कि सरकार रहने पर कई मंत्री और सरकारी महकमा जब पहुंचता है तो उसकी व्यवस्था में सरकारी महकमा पूरा पहुंच जाता है सफाई महोत्सव कराने में। देखा नेहा जी, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप अगर इतने मेरे पास पूरा जवाब है, मेरे पास पूरा जवाब है पाठक जी।
आप एक दूसरे की गलती दिखा के ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं कर सकते कि मैं भी ऐसा हूँ तो आप भी ऐसे हैं। बीजेपी को धूल चटा दिए तो इस बार के चुनाव में किसी ने कोई धूल चटाई 2005 जब उससे जो है डीएम और सत्ता के उससे जीता है आप भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बीजेपी 25 तक आपको नहीं आने मत मिला है, जनता पूरा विश्वास किया है। क्या बात करते हैं एक मुद्दे से मत भटकिए, चलिए उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे हम। लेकिन खैरा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये तो आरोप लगते रहे हैं ना कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, होता काम थोड़ा सा है लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के ऐसे बताया जाता है कि सब काम आपकी सरकार ही कर रही है, आपकी सरकार से बेहतर कुछ है ही नहीं, कहीं हुआ ही नहीं, ना ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से जो ये इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है, इससे पहले मुझे याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सर जो बजट था उसका मुश्किल से 10% भी उस कल्याणकारी योजना के लिए खर्च नहीं हुआ, बल्कि 90 से ज्यादा जो बजट था वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो गया। तो मतलब सवाल अगर विपक्ष उठाए तो क्यों ना उठाए सर? हमारे किसी कार्यक्रम में किसी दूसरे शहर से और बम्बई से नर्तकी बुलाई गई, वो है मैनेजमेंट इवेंट का। रात भर लेडीज को बुला के पैसा देके हवाई जहाज का खर्चा देके अपने गांव में नचवाना और अपने शहर के अपने गांव के लोगों को खुश करना, इसको कहते हैं। हमने किसी कार्यक्रम में ऐसा किया कभी क्या? ये तो इनका चेहरा है। दूसरी बात, कांग्रेस जो बोल रही थी इनको भी बता दें आज, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब चुनाव में हाई कोर्ट ने अनसीट कर दिया था, उनको राजनारायण को जीत कर दिया था, एमपी बना दिया था, तब उन्होंने दिल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड में लाखों लोग इकट्ठे किए थे सरकारी पैसे से, और उसके बाद घोषणा की थी कि सारी जनता चाहती है, इसलिए फिर उन्होंने बाद में अनसीट नहीं हुई, वो इस्तीफा नहीं दिया। नमस्ते ट्रंप के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले लोग जवाब सही नहीं दे पाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट के जवाब नहीं सही दे पाएंगे। अभी आप नचनियों की जवाब दे देना, थोड़ी देर में क्यों नचवाई थी, अभी वो तो सबने देखी पूरे टीवी पर, हमने पूरी दुनिया ने देखी ना, उसकी बात करना, आप उसका जवाब दे देना, नहीं दे पाएंगे आप। हमने दूसरी बात यह है, अगर खैरा साहब हम जनहित के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं, जो जनता के विकास, जो आपकी कानून व्यवस्था जिनका नाश हो रहा है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्थाओं के नाम पर आप ढोल पीटते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उस देने वाले लोग हैं हम जवाब लेंगे। आपको चाहे जितना खराब लगे, लेकिन हम लोग जवाब लेते रहेंगे, जो जनहित के मुद्दे उस पर बात करते रहेंगे। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे, सुन लेते जी। मैं खेरा साहब से कहना चाहूंगा, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसी की सजा सुनिए। ठीक है, खेरा साहब सुन लेते हैं, धैर्य के साथ सुनिए। देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो दूसरा भी सुनते हैं ना, ठीक है, सुनिया करिए, ठीक है। कांग्रेस की जिस घटना का जिक्र किया, उसके बाद कांग्रेस सत्ता से हटी आपातकाल लगने के बाद, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें तो आप ठीक है, कितनी उम्मीदें हैं सर सरकार से, अब ये बताइए, छोड़ दीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता सब जानती है। से जीत के आई वो, खेरा साहब याद करिए आप, इंदिरा गांधी त्रिपाठी जी उसके बाद बहुत बड़े मैंडेट से बन के आई, लेकिन आज जो शपथ ग्रहण का आपने इवेंट किया है, इतना पैसा खर्च किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ किस उद्देश्य से हुआ? दरअसल आपकी क्या रणनीति है और क्या राजनीति है वो भी जनता आज देख रही है। ठीक है, छलावा कुछ देर के लिए चल जाता है, लेकिन 2024 आपको दिख रहा है कि अब आपके लिए कठिन है, इसीलिए आप बनारस जैसी एक संसदीय सीट को साधने के लिए 4 मंत्री बनारस से बनाएंगे। आप सुल्तानपुर को, बस्ती को, संत कबीर नगर को, सब जिलों को एक तरफ से, पूरा बुंदेलखंड आप छोड़ देंगे, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। आप भेज देते लिस्ट, कहाँ से किसको बनाना है, बना नहीं, हम लिस्ट नहीं भेज देंगे, बनाएंगे ना, आपको लिस्ट भेज देंगे, बनाएंगे ना, हमें मालूम है। उत्तर प्रदेश की जनता खैरा साहब आपको लिस्ट भेजेगी, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। जवाब दे दीजिए हमें, अमेठी से चलिए आप महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं त्रिपाठी जी, लेकिन खुश होइए 5 महिलाएं मंत्री बनाई गई है। सर्वेश पाठक जी, आप भाजपा के प्रवक्ता भले ही बने रहे, लेकिन लोकतंत्र में 2% के बाद भी विपक्ष मुद्दे। त्रिपाठी जी, चाहे मुझे जो भी कह लो, सच्चाई कड़वी होती है। 2% पे रहे हो और 24 में रायबरेली भी उड़ जाएगा। चलिए रायबरेली को बचा लो, तो खत्म ही, अमेठी तो खत्म ही हो गया, रायबरेली को बचा लो।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।